हाय हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल माय डियर डियर चिल्ड्रन। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सोनेट 116 का एक और वीडियो। ये वीडियो काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने भी रिक्वेस्ट किया है मुझसे कि मैं सोनेट पे एक और वीडियो लेके आऊँ। और मेरे जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनमें से भी कई लोगों ने मुझसे कहा कि मैम आप एक वीडियो जो है क्वेश्चन आंसर बेस्ड जो है वीडियो आप ऐड कीजिए सोनेट 116 का। तो एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑन सोनेट मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, जिसमें मैंने काफ़ी डिटेल में चीज़ें समझाई हैं। सोनेट के बारे में भी समझाया है मैंने, पोएम के बारे में तो समझाया है। उसके अलावा आपको फिगर ऑफ स्पीच जो इम्पॉर्टेंट है वो भी वहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा बात किए बगैर। So let's start with the theme of the poem. Okay, so what does the theme of this poem says? Shakespeare here throws light on the nature of true love. He says that true love is the union or fusion of true minds. The poet says that no obstacle is possible in the meeting of two hearts. The poet thinks that true love is permanent and changeless. तो आपने पढ़ा है इसके बारे में कि जो शेक्सपियर इस पोएम में ये बताना चाहते हैं जो ट्रू लव और ट्रू लवर कैसा होता है। ठीक है, तो ट्रू लव होता है वो दो माइंड का फ्यूजन होता है, दो मन का मिलन आप कह सकते हैं। इट्स नॉट बेस्ड ऑन बॉडली अट्रैक्शन या बॉडली अपीयरेंसेस, उस पर नहीं डिपेंडेंट होता है ये। ओके, तो यूनियन किसका होता है? ट्रू माइंड का। और पोएट साथ साथ ये भी बताना चाहते हैं कोई ऑब्स्टिकल यानी कोई कठिनाई, कोई बाधा जो है वो इन दोनों को अलग नहीं कर सकती। अगर दो लोग आपस में मन के तार से जुड़े हैं, अगर उनको सच्चा प्यार है एक दूसरे से, तो कोई भी बाधा उनको दूर नहीं कर सकती। ओके, और साथ ही साथ पोएट ये भी कहते हैं कि ट्रू लव इज परमानेंट, ये परमानेंट होता है और इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। ओके, तो दैट इज द थीम ऑफ द पोएम। तो चलिए मैं आपके लिए लाई हूँ यहाँ पे एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सप्रेस द सेंट्रल आइडिया ऑफ द सोनेट इन योर ओन वर्ड्स। क्या सेंट्रल आइडिया ये पोएम हमें देता है? तो आंसर इज ट्रू लव नेवर चेंजेस, नो ऑब्स्टिकल कैन स्टैंड इन इट्स वे, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट एज द पोल स्टार, टाइम स्पॉइल्स द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग बट इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन ट्रू लव। ठीक है, पोल स्टार की तरह ट्रू लव अपनी जगह पे खड़ा रहता है, कभी दिखता नहीं है। और क्या करता है वो, जैसे पोल स्टार रास्ता दिखाता है, सही रास्ता दिखाता है, उससे ट्रू लव भी सही रास्ता दिखाता है। साथ ही साथ टाइम जो है सब कुछ को स्पॉइल कर सकता है, आउटर ब्यूटी को स्पॉइल कर सकता है, पर जो ट्रू लव है, ये जो आउटर ब्यूटी पे बेस्ड है ही नहीं, उस पर टाइम का भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। ओके, so let's come to the next question. How has beauty been described as weak before time? Okay, answer is time takes away beauty of rosy lips and cheeks. It reduces wrinkles on the face. It takes away the glitter of eyes. Thus all beauty is weak before टाइम। तो आउटर ब्यूटी जो होती है, रोजी लिप्स, चीक्स और ये सब जो होती है टाइम के साथ सब खत्म हो जाता है ना। चेहरे पे झुर्रियाँ यानी व्रिंकल्स आ जाती है, ग्लिटर ऑफ आइज यानी आइज की चमक चली जाती है समय के साथ साथ। पर जो ट्रू लव होता है उसका ब्यूटी कभी नहीं जा सकता है ना। वो जो इनर ब्यूटी है उसको टाइम नहीं ले जा सकता, लेकिन ये जो आउटर ब्यूटी है ये वीक साबित होती है टाइम के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Now the next question is, how far do you agree with the poet's statement, love is not time's fool? Okay, तो क्या आंसर है? True love is really not time's fool. ओके, टाइम्स फूल का क्या मतलब है? मतलब टाइम जो है ना सबको धोखा दे देता है, सबको चकमा दे सकता है ना, पर लव को चकमा नहीं दे सकता है, राइट? तो टाइम कैन हैव नो इफेक्ट ऑन ट्रू लव. ट्रू लव नेवर चेंजेस, इट रिमेन्स एवर फिक्स लाइक द पोल स्टार. इट कैन विथस्टैंड ऑल टेम्पेस्ट लाइक अ लाइट हाउस. टेम्पेस्ट मतलब क्या होता है? तूफान. ठीक है, जितने तूफान होते हैं, जैसे लाइट हाउस जो है अपनी जगह पे खड़ा होकर सभी तूफानों का सामना करता है, ट्रू लव भी सामना करता है। बाकी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी दे दिया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। So question number 4 is, which characteristic quality of true love is highlighted by the use of phrase ever fixed mark? ये जो फ्रेज है एवर फिक्स्ड मार्क, ठीक है, जो आपके पोएम में मिल रहा है आपको ये फ्रेज, ठीक है, इसमें ट्रू लव की कौन सी क्वालिटी को हाईलाइट किया गया है? सो द आंसर इज
True love remains fixed like a lighthouse. It serves as a guide for the lesser mortals. It can withstand all kind of tempests. It's the mark of true love. ठीक है, mark of true love. चलिए बच्चों, मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रही हूँ. Why does the poet compare true love to the pole star? ओके, पोल स्टार से ट्रू लव को क्यों कंपेयर किया गया है? The poet compares true love to the pole star. The pole star is ever fixed in its position. Storms and tempests can divert the course of a ship, but they can't alter the position of the pole star. Similarly, dangers and difficulties can frighten ordinary mortals, but they can't shake true lovers. Okay, पोएट कहते हैं कि ट्रू लव पोल स्टार की तरह है. पोल स्टार एवर फिक्स्ड है अपने पोजीशन में. स्टॉर्म और तूफान या टेम्पल जो भी चीज़ें हैं वो किसको हिला सकती है, किसके कोर्स को बदल सकती है, शिप के, बट वो पोल स्टार के पोजीशन को नहीं बदल सकती है. सिमिलरली अगर डेंजर्स और डिफ़िकल्टीज आती है लाइफ में, ओके, तो किसको डराएंगी? वो ऑर्डिनरी लोगों को डराएंगी, ठीक है, जिनको लव पे विश्वास नहीं है. लेकिन वो जो ट्रू लवर्स हैं और ट्रू लव जिनके बीच में है उनको वो हिला नहीं सकते हैं. ओके, so the next question is, how does the poet personify time? The poet personifies time as a cruel destroyer with a sickle in its hand, destroys everything. It cuts short everything on this earth. None can escape the blow of its bending sickle. पोएट ने ट्रू लव को एक क्रूअल डिस्ट्रॉयर की तरह पर्सोनिफाई किया है जिसके हाथ में सिकल है, ठीक है, जो अपने रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों को हटाता जाता है. ओके, और ये क्या करता है? ये मेक श्योर करता है कि कोई भी इसके सिकल के ब्लो से बच नहीं पाए. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question says, how is love presented in the Shakespeare sonnet 116? So answer is, love is presented as the meeting and coming together of two minds rather than two bodies or something else. Love is much more mental than it is physical. Further, a true lover does not seek to change their loved ones. Okay, their loved ones. Whatever feeling that compels a person to try to alter another cannot rightfully be called love. ठीक है, मैंने डिस्कस किया है पहले भी, तो लेकिन फिर भी मैं थोड़ी बातें बताना चाहती हूँ. तो ट्रू लव जो है वो ट्रू माइंड पे बेस होता है, ट्रू बॉडीज़ के यूनियन पे बेस नहीं होता है. दूसरी क्या चीज़ क्या होती है कि अगर आपका लवर चेंज हो गया, ये सिचुएशंस ऐसे आती हैं कि आपका लवर आपसे दूर चला गया, तो भी आपका जो लव है वो उसके लिए जस का तस रहेगा, वो ऑल्टर नहीं करेगा. ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ सोनेट 116. आपको इसका स्ट्रक्चर और फॉर्म बताना है. सो दिस इज अ ट्रू शेक्सपियरियन सोनेट, also referred to as Elizabethan or English sonnet. This type of sonnet contains 14 lines which are separated into 3 quatrains, that is 4 lines, and end with a rhyming couplet, 2 lines. The rhyme scheme of this sonnet is AB AB CD CD EF EF GG. ओके, तो ये मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझाया भी हुआ है. अगर आपको क्वेरीज हो इस क्वेश्चन में तो आप मेरे एक्सप्लेनेशन वीडियो में जाके इसको अच्छे से समझ सकते हैं. ओके, नेक्स्ट मूव कर. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ लव आल्टर्स व्हेन इट फाइंड आल्टरेशन. कौन सा प्यार चेंज हो जाता है जब उसको आल्टरेशंस मिलते हैं. ओके, सो द आंसर इज आर्टिफिशियल लव बेस्ड ऑन बॉडली सेटिस्फैक्शन alters when it finds alteration. This kind of love is not love. It does not change even if someone tries to remove it or when one person has noticed that their beloved has changed. तो मैंने ये डिस्कस कर दिया है पहले भी कि आर्टिफिशियल लव क्या है और ट्रू लव क्या है, कौन सा लव चेंज होता है, कौन सा लव नहीं चेंज होता है. बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपको बहुत ईजिली ये आंसर समझ में आ जाएंगे. So the next question is, what does the line "I never writ nor no man ever loved" imply?
इस लाइन का क्या मतलब है? आई नेवर रिड नॉर नो मैन एवर लव्ड इम्प्लाई. सो द आंसर इज इन दिस कपलेट द पोएट सेज दैट इफ व्हाट ही हैज रिटन इज टू बी एन एरर, जो भी उसने लिखा है अगर वो गलत है, देन ही वुड नॉट हैव रिटन इट ऑल एंड दैट नो मैन वुड हैव लव्ड एट ऑल. मतलब अगर ये चीज़ें गलत है तो ये लिखता ही नहीं मैं, ठीक है, और यानी आज तक किसी ने सच्चा लव किया ही नहीं होता अगर मैं इसको नहीं लिखता तो. ओके, मैंने इसको लिखा है क्योंकि सच्चा लव है. ओके, कहने का ये मतलब है. कॉन्फिडेंटली ही चैलेंजेस एनीवन टू प्रूव हिज आइडिया ऑफ लव टू बी रॉन्ग. ही नोज दैट इट इज इम्पॉसिबल एंड दैट हिज नॉलेज स्टैंड्स ट्रू. शेक्सपियर कहते हैं कि मेरा नॉलेज बिल्कुल सही है और मैं चैलेंज करता हूँ जो मुझे प्रूव कर देगा कि मेरा जो ट्रू लव का आइडिया है गलत है, ठीक है, तो जो कि मुझे लगता है कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि जो मैंने लिखा है वो बिल्कुल सही है. ओके, सो वी आर एट द लास्ट क्वेश्चन. तो हम पढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन को. हाउ डज शेक्सपियर ग्लोरीफाई ट्रू लव इन सोनेट 116. किस तरह से शेक्सपियर ने ट्रू लव को ग्लोरीफाई किया है सोनेट 116 में? सो द आंसर इज सोनेट 116 क्लेम्स दैट true love is not based on practicality, pragmatism or any other material standard, but rather that true love exists beyond these concerns, beyond change, that is alterations, and beyond time. Love is not time's fool, जो कि दिया है सेंटेंस आपके पोएम में. Rather, true love is completely and eternally fixed, an ever-fixed mark, unmoving and unaware of the material physical world around it. तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो बच्चों. और अगर मुझे पता है वैसे आप लोगों को ये वीडियो पसंद आने वाली है, तो पसंद आती है तो लाइक बटन दबाने में कंजूसी मत करिएगा बच्चों. मैं और भी इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगी. और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को. ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो. एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर.